हाँ, देखिए आपको पर्यावरण विधि में इसके पिछले कक्षाओं में हमने आपको पर्यावरण की परिभाषा, पर्यावरण के प्रकार, पर्यावरण के जो पर्यावरण के कारक, पर्यावरण के क्या कारक हैं, पर्यावरण के जनजीवन पर प्रभाव, इन सभी विषय पर चर्चा हो चुकी है, सब पर व्याख्यान हो चुका है। आज हम आपको पर्यावरणविद के विकास, पर्यावरणविद के विकास के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं विभिन्न उच्च न्यायालयों तथा भारतीय संसद के संबंध में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं, क्योंकि पर्यावरण विषय समवर्ती सूची का विषय है, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। केंद्र सूची का विषय नहीं बल्कि समवर्ती सूची का विषय है। इस पर राज्य सरकारें भी कानून बनाती हैं, केंद्र सरकार भी कानून बनाता है, लेकिन ज़्यादातर कानून केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का हम यहाँ देखते हैं। हम देखते हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरणविद के लिए भारत में पर्यावरणविद का विकास। भारत में पर्यावरणविद का विकास हम देखते हैं, पहले जब पर्यावरण विधि नहीं थी, पर्यावरण विधि के लिए पर्यावरण संरक्षण के संबंध में कोई दंड की व्यवस्था नहीं थी, तो दंड का जो बंद होता था, कोई व्यक्ति पर्यावरण को पॉल्यूट करता था तो हम उसको भारतीय दंड संहिता में उपबंधित प्रावधान 268 से लेकर के 72 तक, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के अंतर्गत पब्लिक न्यूसेंस के संबंध में हम दंड का प्रावधान देखते थे। धीरे धीरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पर्यावरण संरक्षण के लिए समय समय पर कन्वेंशन होते रहे, अभी समय होती रही, डिक्लेरेशन होते रहे। उसी के परिप्रेक्ष्य में भारतीय संसद ने समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के लिए कानून बनाए हैं। जैसा कि हम इसके पहले हम इस बात पर चर्चा करेंगे, पर्यावरण संरक्षण का भारत में जो पर्यावरण विधि है उसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान 1872 का स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1872 का महत्वपूर्ण है, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। उस कॉन्फ्रेंस में दुनिया के सभी देशों ने भाग लिया, जिसमें पर्यावरण को संरक्षण के लिए, पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए विस्तार से परिचर्चा किया गया। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 बना, और इसके पहले हम देखते हैं कि भारतीय वन अधिनियम 1927 रहा, परमाणु और ऊर्जा अधिनियम 1962 था, कारखाना अधिनियम 1948 था, इसके बाद कीटनाशक अधिनियम 1968 था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बना, भारतीय संसद द्वारा वन्य जीव वन्य प्राणियों के संरक्षण के 1972 बना, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 बना, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में बना, और इसके साथ हम देखते हैं कि राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण अधिनियम 1985। तो तमाम कानून समय समय पर भारतीय संसद द्वारा पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए बनाए गए।
उस समय देश की भौगोलिक स्थिति, आर्थिक स्थिति इतनी संपन्न नहीं थी कि लोग पर्यावरण के प्रति इतने जागरूक हों। इतनी जागरूकता नहीं थी, शिक्षा नहीं थी, तमाम समस्याएं थी। पर्यावरण संरक्षण के लिए जो माननीय न्यायालयों का दृष्टिकोण रहा, उसमें न्यायालयों ने अपना दृष्टिकोण विकास और संरक्षण दोनों को बल देकर दिया है, जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पोषणीय विकास के सिद्धांत के अनुसार पर्यावरण संरक्षण के लिए न्यायालयों ने समय समय पर दृष्टिकोण दिया है। जैसा कि हम देखते हैं पर्यावरण विधि का क्षेत्र जैव प्रौद्योगिकी, पारिस्थितिकी, जैविकी आदि आदि विषयों से संलग्न होकर ओजोन परत का क्षीण होना, ओजोन परत का नियंत्रण, ओजोन लेयर प्रोटेक्शन वियना कॉन्फ्रेंस 1985 में बना। अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय है ये ओजोन लेयर प्रोटेक्शन वियना कॉन्फ्रेंस। वियना में एक कॉन्फ्रेंस हुआ, सम्मेलन हुआ 1985 में, जिस पर इस बात पर बल दिया गया, इस बात पर चर्चा किया गया, वायुमंडल में ओजोन परत के छिद्र होने से, ओजोन परत के छिद्र होने के क्या कारण है। ओजोन परत के छिद्र होने के कारण देखा गया कि ओजोन परत छिद्र होने का मुख्य कारण देखा गया कि ओजोन परत, ओजोन लेवल को नुकसान पहुंचाने के लिए CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, AC, कार्बन डाइऑक्साइड, तमाम तरह के जो एसिड, तमाम आप ऐसे कह सकते हैं कि जो कल कारखानों से निकलने वाले ऊर्जा स्रोतों से निकलने वाले धुएं, ये सभी जो है पर्यावरण को पॉल्यूट कर रहे थे, जिसका कारण था ओजोन लेयर में छेद हो रहा था। ओजोन लेयर में छेद होने से वायुमंडल अधिक तीव्र गर्म हो रहा था। उसका परिणाम था कि एसिड रेन हो रही थी, तमाम समस्याएं थी। तो हम यहाँ देखें कि ओजोन लेयर के छिद्र होने के रोकने के लिए ओजोन लेयर प्रोटेक्शन वियना कॉन्फ्रेंस 1985 में जो उपबंध बताए गए, वह पर्यावरण विधि के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस अभिसमय में, यह अभिसमय 22 सितंबर 1988 में प्रवृत्त आया। इसका उद्देश्य था कि राज्यों में समान तापीय मंडल ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय विधियों का सहारा लेकर संरक्षित किया जाए। इस तरह से हम देखते हैं कि भारत में पर्यावरणीय विधि का विकास में भारतीय संसद ने विधानमंडलों के माध्यम से, विधायिका के माध्यम से, विधानों के माध्यम से जितने भी कानून बनाए हैं, सभी पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण के विकास में अपना योगदान दिए हैं। इसमें हम देखते हैं कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए हमें भारतीय संविधान किस हद तक कारगर हुआ है। भारत का संविधान नागरिकों को हितों एवं संरक्षण के लिए मूल दस्तावेज है, जिसमें हम देखते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 व्यक्तियों को, भारत में जो भी रहते हैं सबके लिए इस बात की गारंटी देता है, उसका फंडामेंटल राइट देता है, किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा अथवा नहीं। इसका तात्पर्य है कि पर्सनल लिबर्टी जो है, दैहिक स्वाधीनता के अंतर्गत
प्राण के अंतर्गत शुद्ध वायु, जल लेने का भी अधिकार प्राण के अंतर्गत आता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 के सम्मेलन के पश्चात भारतीय संसद ने 1976 में 42वां संवैधानिक संशोधन पारित किया, जिसमें पर्यावरण के संरक्षण के लिए राज्य का दायित्व भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38A में स्टेट लायबिलिटी, 51AG में नागरिकों का मूल ड्यूटी, नागरिकों का मूल कर्तव्य बता करके पर्यावरण को संरक्षण किया गया, पर्यावरण को संवर्धन किया गया। अब हम देखते हैं कि इस तरह से भारतीय संसद ने भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21, 48A, 51AG नागरिकों का मूल अधिकार, राज्य का दायित्व और नागरिकों का मूल कर्तव्य को समाहित करते हुए पर्यावरण के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब हम जैसे देखते हैं, राज्य के नीति तत्व मूल अधिकार पर्यावरण संरक्षण के संबंध में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, जिसमें हम देखते हैं कि राज्य के नीति निषेध तत्व में 48A में यह उपबंध किया गया है कि राज्य का यह दायित्व होगा कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए तथा प्राणी मात्र के लिए दया का भाव रखेगा और प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी या अन्य स्रोत हैं जिसको शुद्ध रखेगा, वायुमंडल को शुद्ध रखने का प्रयास राज्य करेगा। यह पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण के विकास के लिए भारतीय संसद ने अनुच्छेद 48A में राज्य का दायित्व देकर के पर्यावरण विधि में एक नई ज्ञान और ऊर्जा फूंका है। इसी के परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्चतम न्यायालय ने इंडियन काउंसिल फॉर इन्वायरो लीगल एक्शन बनाम भारत संघ AIR 1996 के मामले में 48A का हवाला देते हुए कहा कि केंद्र और राज्य का यह कर्तव्य है पर्यावरण को संरक्षण के लिए उचित कदम उठाए। पर्यावरण के संरक्षण के लिए राज्य का दायित्व दिया गया कि वह उचित कदम उठाए और मूल कर्तव्य के अंतर्गत 51AG में है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि पर्यावरण की संरक्षण करें, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी आदि है संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखे। कंपैशन, करुणा, दया, प्राणी मात्र के प्रति, वन जीव संरक्षण, प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखे, यह नागरिकों का मूल कर्तव्य है। जैसे हम देख रहे हैं कि पशुओं के अंतर्गत जैसे पशु हैं, गो, जिसे आप देखते हैं पशु क्रूरता अधिनियम बने हैं, पशु के साथ क्रूरता करना, पशु को दमन करने के लिए तमाम दंडात्मक कानून बने हैं। ये सभी कानून जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51AG के अंतर्गत नागरिकों के दायित्व को बोध कराने के लिए बने हैं। वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि जो हमारा पशुएं हैं उनका संरक्षण करना राज्य अपने दायित्व को निर्वहन करते हुए, आप देख रहे हैं जगह जगह गौशाले बने हैं। उसके पीछे विधिक कारण है, कोई राजनीति का मनमाना कारण नहीं है। विधि तो होती है, लेकिन उस विधि को संचालित करने के लिए, विधि को मानने के लिए इच्छा शक्ति और विचार का होना आवश्यक है। जैसा कि आप देख रहे हैं लगभग हर ग्राम सभाओं में गौशाले बने हुए हैं, जिसमें पशुओं को संरक्षण के लिए, पशुओं को दया का भाव रखने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत हम देखते हैं MC मेहता बनाम भारत संघ AIR 1987 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता को
प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता के अंतर्गत शुद्ध वायु एवं जल को भी पर्यावरण संरक्षण से जोड़ दिया है। देखते हैं चरणलाल साहू बनाम भारत संघ AIR 1990 केस में। इस केस में माननीय उच्चतम न्यायालय ने मानव अधिकारों को हमारे राष्ट्रीय आयाम के संदर्भ में प्राण, स्वतंत्रता, प्रदूषण मुक्त वायु, जल आदि का अधिकार है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21, 48A और 51AG के अंतर्गत गारंटी देता है। इसका संरक्षण करना, संवर्धन करना राज्य का एक कर्तव्य है, नागरिकों का दायित्व है। इस तरह से हम देखते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के लिए सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य AIR 1991 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शुद्ध वायु, जल और शुद्ध पर्यावरण लेने का नागरिकों का मूल अधिकार है जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 के अंतर्गत गारंटी देता है। इसी तरह से हम देखे हैं MC मेहता बनाम भारत संघ 1986 के मामले में, जिसमें श्री राम गैस फूड के नाम से जाना था, से जो 1986 में एक ओलियन गैस का रिसाव हुआ था जिसमें 30 जारी कोर्ट के एक अधिवक्ता की मृत्यु हो गई थी। उसके संबंध में भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिशा निर्देश जारी किया जिसमें सबको प्रतिज्ञा दिया है और पर्यावरण संरक्षण के लिए उपाय बनाने के लिए राज्य का, केंद्र का दायित्व दिया। वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर यूनियन ऑफ इंडिया, वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1996 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि पर्यावरण के पलूट होने पर प्रतिकर की जो धनराशि है वो पर्यावरण संरक्षण फंड की स्थापना की जाए। पलूटर पेज प्रिंसिपल, वो जो पलूट करता है उसी को, उसके लिए उत्तरदायी माना जाएगा। जो पलूट करता है पर्यावरण को वही वह लाइबल होगा और जितना वह पर्यावरण को क्षति पहुंचाता है उसको प्रतिक्रिया देने के लिए बाध्य किया जाएगा। MC मेहता भारत संघ AIR 1988 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने महत्वपूर्ण निर्णय में ये कहा कि दिल्ली और आसपास के एरिया में जो CNG गैस है इसको संचालित करने के लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार को लायबल होना चाहिए। ये और जितने धुएं से जितने वाहन चल रहे हैं उसमें CNG गैस की व्यवस्था किया जाए ताकि पर्यावरण को पोल्यूशन से बचाया जाए। रूरल लिटिगेशन इंटाइटल केंद्र देहरादून बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में उत्तर प्रदेश राज्य AIR 1985 के मामले में पर्यावरण संरक्षण के लिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 में महत्वपूर्ण प्रावधान दिया गया जिसमें ये कहा गया कि अवैध चूना खनन की जो खदानें हैं वह पर्यावरण को पलूट कर रही हैं और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत याचिका करके उसको रोका जाए। इसी तरह से हम देखते हैं MC मेहता बनाम भारत संघ AIR 1988 AIR 1988 SC 229 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कानपुर में चमड़ा उद्योग को बंद करने का आदेश दिया। चमड़ा उद्योग बंद होने से बेरोजगारी बढ़ेगी, राजस्व की हानि होगी, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नागरिकों के, व्यक्तियों के जीवन के मूल्य पर, जीवन के मूल्य का, पर्यावरण संरक्षण के मूल्य पर बेरोजगारी और राजस्व की हानि, बेरोजगारी और राजस्व की हानि से ज़्यादा जरूरी है कि पर्यावरण को संरक्षित किया जाए। इस तरह से हम दूसरे केस में देखते हैं सुभाष कुमार बिहार राज्य की केस आपकी चर्चा हो गई जिसमें है इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरमेंटल लीगल एक्शन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1996 के मामले में
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रीट याचिका करके पर्यावरण संरक्षण के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को उत्तरदायित्व मानते हुए पर्यावरण के विकास में अपना योगदान दिया गया है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान राजस्थान बोर्ड के मामले से रिपोर्ट आया कि पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के लिए उचित प्रतिक्रिया दिया जाए और दूषित करने वाले भुगतान करेगा। पोल्यूटर पेज पेंशन का सिद्धांत इसी केस में दिया गया था। पोल्यूटर पेज पेंशन का सिद्धांत इंडियन काउंसिल फॉर इन्वायरमेंट लीगल एक्शन बनाम भारत संघ AIR 1996 के मामले में कहा गया कि जो कोई पर्यावरण को पॉल्यूट करता है, पर्यावरण को प्रदूषित करता है, पर्यावरण को प्रदूषण से हानि के लिए प्रतिक्रिया देने का दायित्व उसी को बनाया गया है। इस तरह से पर्यावरण के संरक्षण के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने तमाम तरीके का निर्णय दिया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि MC मेहता बनाम भारत संघ 1986 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने MC मेहता बनाम भारत संघ, जो भोपाल गैस कांड के नाम जाना जाता है, भोपाल गैस कांड में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रीट याचिका करके नागरिकों को जीवन के लिए, सुरक्षा के लिए, हितों का संरक्षण के लिए कार्य किया गया है। इस तरह से पर्यावरण के संरक्षण के लिए, पर्यावरण के विकास के लिए माननीय संसद ने 1872 के स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बाद 42वां संवैधानिक संशोधन करके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A में राज्य का दायित्व बता दिया और 51AG में नागरिकों का कर्तव्य बता दिया। फंडामेंटल ड्यूटी आ गई कि राज्य नागरिकों का कर्तव्य होगा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखेंगे। पर्यावरण को संरक्षण करने की ड्यूटी बन गया, राज्य का भी कर्तव्य हो गया, नागरिकों का भी कर्तव्य हो गया और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार को समाहित कर दिया उसी में। और इसके बाद 3 कानून बन गए: जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981। इस तरह से हम पर्यावरण संरक्षण के विकास में माननीय संसद का और माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने विनिश्चयों के माध्यम से, अपने निर्णयों के माध्यम से पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन और विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। इस तरह से आप लोग पर्यावरण के विकास के लिए माननीय संसद का, पर्यावरण के विकास के लिए संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का और माननीय उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों द्वारा अपने दिए गए विनिश्चयों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता के संबंध में विस्तार से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। उसको लिए आपको लिखना पड़ेगा, जिसमें जागरूकता भी है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार शिक्षा का विषय केंद्र सूची में है, वह जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करे। धन्यवाद।